हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आपको इसमें आपकी हेल्प कर रही है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेटा आपको क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। और लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर के स्टडी करी है। तो आज हम ओनली रिवीजन देखेंगे कि क्या क्या हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हमारा फूड डाइजेशन या डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, आप लोग गूगल प्ले पे जाइएगा और उसके बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप लोगों को करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये कि आप लोगों के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb010। जैसे कि आप इसको अप्लाई करोगे, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे और आप इजीली सैंपल पेपर्स, डीपीपी और स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे 6 क्लास के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा बेटा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्लस इसके अलावा आपको मिल रहा है पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ चुके होंगे और यहाँ मिलने वाला है आपको 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को उठाने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आपको इतना सा काम करना होगा, वी आर लाइव, ये वाला कोड जिसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 30% डिस्काउंट। कहने का मतलब जो पेबल अमाउंट रहेगा बाय पैकेज के बाद में वो रहेगा ओनली 6300। ओके, और आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो। अगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप इन नंबर पे कॉल करके 9549041111 पे अपना जो भी समस्या है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप इजीली उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने चाहते हैं या आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, cardinal promise, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। आगे बढ़े फटाफट से, रिवीजन आज हम लोग देखने वाले हैं। फटाफट 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 देखिए। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बार बताओ, 2 टाइप्स हम लोगों ने पहले भी देखा है। ओके, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का सिंपल सा मतलब ये है कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करे। प्लांट्स वगैरह के बारे में अगर अपन बात करते हैं, प्लांट्स को लेकर के अगर अपन कोई बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना। अगर हेटेरोट्रॉफी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस बीइंग हो, तो उसमें क्या हो रहा है, अपना फूड कौन सिंथेसाइज कर रहे हैं, अपने आप थोड़ी ना हो रहे हैं, वो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंपल सी बात। तो ऑटोट्रॉफिक में सिंपल सी बात लिखी हुई है, दे आर एबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर होता है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ये अपना फूड खुद ब खुद सिंथेसिस कर लेंगे। कहने का मतलब फूड के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, तो हम फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है ना। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन all the organisms are divided into 2 groups। एक होता है हमारे पास में ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है हमारे पास में हेटेरोट्रॉफ। their corresponding modes of nutrition are known as heterotrophic mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition। नेक्स्ट फटाफट से आगे आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक की अगर अपन बात करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी है। हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, सैंगिवोर्स हैं, डेक्टिवोर्स हैं, फर्गीवोर्स हैं एंड इंसेक्टिवोर्स हैं। ओके, फटाफट से एक नजर डालते हैं इनके ऊपर। हर्बीवोर्स की अगर अपन बात करें, ईट ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स की अगर अपन बात करें, ओनली एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, मतलब फ्लैश वगैरह के ऊपर डिपेंड होंगे। ओमनिवोर्स की अगर अपन बात करें, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो
प्लांट्स डेट्रीवोर्स की अगर अपन बात करें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, सेंगिवोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो ब्लड के ऊपर, फर्गीवोर्स की अपन बात करते हो फ्रूट्स के ऊपर, इंसेक्टिवोर्स की बात करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फटाफट से देख लीजिए एक बार, हम लोगों ने इसको हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी की है, इसलिए यहां पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओके, क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, हिट्रोट्रॉफिक जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें अपन ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को देख लिया है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रहा है या जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कौन सी प्रोसेस होगी। तो ध्यान रखना बेटा, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे और इन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, दिस इज नॉन एज क्लोरोफिल। ओके, और वो क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, फूड अपना सिंथेसिस करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से फूड बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2O और CO2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फटाफट से देखिए आप लोग, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू बिल्ड। दस फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया बिल्डिंग अप बाय लाइट। ओके, the synthesis of organic compounds like glucose from simple inorganic molecules like CO2 and H2O by the cells of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is known as photosynthesis process। क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाएगा। क्लियर है? फटाफट से देखिए, हम लोगों ने पहले इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर ली है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, आज हमें बस फटाफट एक बार देखते हुए चलना है। अब एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, मान लिया, आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। ओके, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा प्लांट्स के अंदर। चलो, हमने माना कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक CO2 और H2O, वो सनलाइट की प्रेजेंस में वर्क कर रहे हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस से। लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पिगमेंट तो होगा ना, प्लास्टिड तो होगा ना, उसे कहा जाएगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स की जो लीफ वगैरह होती है, जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो अदर कलर्स होते हैं, कहने का मतलब मान लीजिए फ्लावर की अगर मैं बात करूं, या मैं बात करूं फ्लावर के अलावा फ्रूट्स वगैरह की, तो डिफरेंट कलर के होते हैं, है ना। तो इनको कलर प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा ना, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट की, तो ये डिफरेंट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 9th क्लास में आप पढ़ करके आए होंगे, है ना। क्लोरोप्लास्ट के बाद में अपन बात करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखने को मिलती होगी। इस क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, उसे कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है जो हल्के कलर में, उसे कहा जाएगा इनर मेम्ब्रेन। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होगा। ओके, उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। और अब एक और बताओ, इसके अंदर आपको कोइन नजर आ रहे हैं,
बहुत सारे कोइन नजर आ रहे हैं ना, इन कोइन को अगर मिलाकर के कहा जाएगा तो ग्रेना, क्या कहा जाएगा, ग्रेना कहा जाएगा। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, अब ग्रेना जो है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, उसे कहा जाएगा स्ट्रोमल लेमिला। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमल लेमिला। और यहां पे अगर एक कोइन को उठा लिया जाए तो इसे कहा जाता है थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के अंदर होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। फटाफट से उतार लीजिए एज इट इज, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, आज हम रिवीजन देखेंगे, ओनली रिवीजन। ओके, रिवीजन देखेंगे, ओनली रिवीजन को देखेंगे, है ना। फटाफट 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 फटाफट। चलिए क्लोरोफिल के बारे में हम फटाफट से देखते हैं। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। भाई हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। दे आर फाउंड इन ग्रीन लीव्स a maximum amount as well as green aerial part of the plant. There are 6 different types of chlorophyll, जैसा कि आप लोगों को पता है A, B, C, D, E और बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होते हैं। ओके, लेकिन जो सबसे मैक्स अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए और बी की, तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, किसमें, क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल की मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास में जो चीज आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, एयर को ही रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जो एयर हम ले रहे हैं उस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, या हम ये कहें कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे काम आ रही है, सिंपल सी बात है ना। और जो आप एयर को रिलीज कर रहे हो उसमें क्या है, CO2 का अमाउंट ज्यादा है। अब वो जो CO2 बाहर जाएगी तो एटमॉस्फेयर में घूमेगी, एटमॉस्फेयर में घूमेगी तो काम किसके आएगी, प्लांट्स के काम आएगी। ठीक है, एक रॉ मटेरियल तो मिल गया। अब दूसरा जो रॉ मटेरियल की जरूरत है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो दूसरा होगा H2O। दूसरा होगा H2O। अब H2O तो कहाँ है, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर से उसको खींचने का काम, उसको एब्जॉर्बिंग का काम वो कौन करेगा, वो करेगी हमारे प्लांट्स की रूट्स। ओके, और किस प्रोसेस के थ्रू करेगी, वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। फटाफट से देखो, हो गया। अब इसके अलावा एक बात और, इसके अलावा एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया और वाटर भी हो गया। लेकिन सर एक बात बताइए हमें, वो ये कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, तो वो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल होगा। प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है ये ग्रीन कलर की लीफ। ओके, अब ये जो लीफ होंगी कहां होंगी, एटमॉस्फेयर में होंगी, सिंपल सी बात है ना, प्लांट के साथ ही अटैच होंगी। ये लीफ जो होती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और एनर्जी को ट्रैप करेंगे तो याद रखना एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। और स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, तो ये जो सेल आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो सेल आपको नजर आ रही है, इस सेल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गार्ड सेल। क्या कहा जाएगा बेटा, इसको कहा जाएगा गार्ड सेल। ओके, अब गार्ड सेल के पास में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, फटाफट से आगे देखते हैं, आगे बढ़े। एक छोटा सा नोट यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेसेस, सो दे परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस देन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट से भी ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है वो होता है कहां पे, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल हमें नजर आ रहा है वो है वाटर, और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। क्लियर, आगे बढ़े।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से हम लोग देख रहे हैं इसी की स्ट्रक्चर को। देखो यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, बाहर वाली को हमने क्या कहा है, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को हमने क्या कह दिया, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। अब यहां पे आपको ये स्टेक्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेक्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन स्टेक्स को कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाएगा, ग्रेना कहा जाएगा बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक स्टेक की बात करें तो उसे कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाएगा, ग्रेनम। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा। ये जो कोइंस हैं आपस में जिसके साथ में अटैच्ड हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रोमल लेमिला या लेमिला, ठीक है। इनका खुद का डीएनए होगा, इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स होंगे और स्टार्च ग्रेन्यूल्स होंगे, क्लियर। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा जिसे कहा जाता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो ग्रेना है, इन ग्रेना में तो होती है लाइट रिएक्शन, और ये जो स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही पार्ट हैं किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। वही तो हम देख रहे हैं, देखो ना, देखो ना, ये देखो, हम लोग फोटोसिंथेसिस जो देख रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में हम लोग कहां पे आ चुके हैं, फटाफट से देखिए, हम क्लोरोप्लास्ट में आ चुके हैं, उसके बाद में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखेंगे। ओके, फटाफट से देखते हैं। देखो ग्रेना की अगर अपन बात करें, लेमुलर सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने यही देखा है। अगर ग्रेनम की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ 40 to 60 लगभग लगभग। ओके, और अगर एक कोइन को उठा लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड किसको कंटेन करते हैं, क्वांटा जोम्स को। उन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन या क्वांटा कहा जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो ग्रेना क्लियर हो गया होगा। ग्रेना के बाद में हम बात करते हैं स्ट्रोमा। इट इज अ नॉन पिगमेंट, इट इज अ नॉन पिगमेंटेड प्रोटीनियोसिस matrix in which grana remain embedded. It contain dark reaction. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैंने आप लोगों को दोबारा फिर से बता दिया, लाइट रिएक्शन होगी वो होगी ग्रेना के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्ट्रोमा के अंदर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से हम लोगों को, ये क्या है बेटा, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट को और भी ज्यादा जस्टिफाई करके आपको बता दिया है, इलेबरेट करके बता दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में एक बार फटाफट से नजर डाल लीजिए, फटाफट से नजर डाल लीजिए। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड्स from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and the energy is called photosynthesis process. It is the important mechanism of energy input. provide करते हैं क्या, फूड एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। 6 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, H2O के। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल तो किसका बनाएंगे, C6H12O6 यानी कि शुगर यानी कि ग्लूकोज का बना रहे हैं। और हमारे लिए जो हमारे काम की गैस है वो है ऑक्सीजन। इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं, फूड की जरूरत रहती है और ब्रीथ के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पहली लाइन में, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। जो एनिमल्स है इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। ओके, फोटोऑटोट्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है ये हम कहें तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, फोटोऑटोट्रॉप्स। और कीमोऑटोट्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड बनाएंगे। ओके, रॉ मटेरियल हम लोग अभी जस्ट देख कर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारे पास में आता है फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को और क्या क्या कहा जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाएगा, हिल रिएक्शन भी कहा जाएगा और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाएगा।
डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो केल्विन रिएक्शन भी कहा जाएगा, या केल्विन साइकिल भी कहा जाएगा, बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाएगा, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को यहां पे पता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में वहां पे क्लियर कर दिया था, और वहां पे मैंने आप लोगों को यह भी बताया था किस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो रहा है और किस तरीके से क्लोज हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये तो हम लोगों ने अभी तक देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से, लेकिन उससे पहले एक बार आप फोटोसिंथेसिस को दोबारा देख लीजिए, उसके बाद में अपन एनिमल पे आ जाएंगे। ओके, थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और मैटर ज्यादा है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूट्रिशन एंड एनिमल की अगर मैं बात करता हूं तो 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होगा असिमिलेशन, एंड लास्ट इज इंजेशन। इंजेशन के अंदर सिंपल सी बात है, हम फूड को क्या करेंगे, लेंगे। क्या करेंगे? हम फूड को लेंगे, सिंपल सी बात, फूड को ले रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, डाइजेशन जो होगा हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन का काम होगा, जो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन करेंगे। ओके, अब जो फूड का डाइजेशन हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो हमारा फूड है उससे एनर्जी भी तो लेनी है हमें, भाई फूड लेने से मतलब थोड़ी ना मेन तो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तो हमारी बॉडी के लिए वर्किंग में है ना। फिर उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा बेटा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये पांचों की पांचों स्टेप इन्वॉल्व होती है हमारे फूड के डाइजेशन में। फटाफट से एक बार देखिए, फटाफट से। हो गया क्लियर? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इंजेशन। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार बताओ, हम लोगों ने अमीबा को किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मतलब एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है, एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है, और वो जो सेल है वो वाइटल एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन हम जानते हैं चाहे अमीबा हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक। तो कहने का मतलब ये है कि अमीबा के अंदर भी ये सभी प्रोसेस होंगी। ओके, कहने का मतलब इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा और बाद में एक्सक्रीशन होगा। इंजेशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है सूडोपोडिया फॉर्म होता है ना। सूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद में जब फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। अब उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, भाई इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उससे एनर्जी लेने के बाद में उसका क्या कर देंगे? सरफेस के थ्रू वापस से एक्सक्रीट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के अंदर क्या होगा? पांचों स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ह्यूमन की अपन बात करते हैं एज ह्यूमन। देखो ह्यूमन के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक बार समझ लेना है, उसके बाद में हम लोगों को सिंपल बस एक बार देखते हुए चलना है। ठीक है, देखो हम बात करें जो हम फूड का इंजेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा माउथ। और माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पैलेट होगा, युवला होगा, टंग होगा और टीथ है। ध्यान रखना, पैलेट है, युवला है, टंग है, टीथ है। फटाफट से देख लो, है ना। इसके अलावा हमारे माउथ में क्या होती है बेटा?
सिलेवरी ग्लैंड होती है जो हमारे माउथ के अंदर वोटरी सब्सटेंस को बनाए रखती है हमेशा, है ना भाई, वोटरी सब्सटेंस बना हुआ रहता है हमेशा। और सिलेवरी ग्लैंड भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं उसके, 3 पेयर पार्ट्स होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं टोटल मिलाकर कितनी होती है, 6 होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फिर हमारा जो फूड है वो कहां आएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होगा, कॉमन पार्ट होता है नेजल केविटी, नाक से जो मिल रही है, और ओरल केविटी जो हमारे माउथ से मिल रही है, दोनों जहां जाकर के कॉमन पार्ट होगा उसे कहा जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारा जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में आ जाएगा, बोल की फॉर्म में आ जाएगा, और इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाएगा। स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो एचसीएल की वजह से बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम होने की वजह से जब हमारे फूड के साथ में कई बैक्टीरिया अगर अंदर चले जाएंगे तो वो वहां पे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिंपल सी बात। ओके, अब हमारे फूड के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम होता है, जो HCl है वो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हाईली एसिडिक, और हाईली एसिडिक मीडियम है तो एक बात बताओ मुझे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो पेप्सिनोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में, कहने का मतलब एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा, और जब वो एक्टिव हो चुका है तो प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा तब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फूड कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट है, ड्यूोडेनम है, जेजोनम है और इलियम है। ओके, अब यहां पे हमारा जो फूड होता है वो 7 से 8 घंटे तक रहता है, ठीक है। 7 से 8 घंटे रह रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ये तो हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग कोलोन, ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद में सिग्मोइड, ये वाला पार्ट जो सिग्मोइड है ये रेक्टम है, और ये एनस के थ्रू हमारा फूड बाहर निकल जाएगा। फटाफट से देख लीजिए। Humans have highly evolved and complicated digestive system consisting of an alimentary canal and different types of digestive glands. Human digestive system, which is also known as alimentary canal, is a muscular tube which extends from a mouth to anus. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे माउथ से लेकर के हमारे एनस तक होती है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें, एलिमेंट्री कैनाल इज a continuous passage starting from the mouth and ending at the anus, which carries food through different part of the digestive system and allows waste to exit the body, ताकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो एग्जिट हो जाए। ओके, फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये जो बोनी पैलेट है, इसे कहा जाता है पैलेट, मतलब रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसे कहा जाएगा पैलेट, ठीक है। ये है हमारा पैलेट। क्लियर,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग। आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, ओके। नेक्स्ट हम बात करें टीथ। ये देख लीजिए, ये हमारे क्या है, टीथ है। ये नीचे की तरफ भी होंगे टंग के। नेक्स्ट हम बात करें जा प्रेजेंट इन बक्कल कैविटीज आर प्रोवाइड विद 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। और आप लोगों को पता है, मैंने आपको टीथ का फॉर्मूला बताया हुआ है। कौन कौन से टीथ होते हैं हमारे पास में? हमारे पास में होते हैं इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, है ना। अब ये जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट होता है हमारे होठ है, हमारे लिप्स है, ओके। और जहां पे हमारे टीथ हमारे गम के साथ में अटैच होते हैं, ओके। टीथ की हम बात करें, मैं टीथ आप लोगों को बता चुका हूं। आगे वाला जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और पीछे वाले पार्ट जहां पे आपको युवला नजर आ रहा है उसे वो कैसा पार्ट होता है? सॉफ्ट। जहां पे युवला होगा, आप लोगों को पता है, एक बेल होती है जो पीछे की तरफ इस तरीके से लटकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दोनों साइड में हमारे क्या होंगे? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बक्कल कैविटी है। नेक्स्ट हम बात करें टंग के बारे में, तो टंग क्या होती है? फ्लोर ऑफ द माउथ। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इसोफेगस। अब एक बात बताओ, हमारे फूड का जो डाइजेशन है, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारी सलेवरी ग्लैंड की हेल्प से उसको हमने सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर दिया। और सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होने के बाद हमारा जो फूड है एज अ बोल की फॉर्म में आ गया है। कहने का मतलब ये है कि वो किस फॉर्म में है? बोलस की फॉर्म में है। अब हमारा जो फूड है वो कहां जाएगा? वो हमारा फूड जो है इसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर जाएगा, और जिस मूवमेंट के थ्रू जाएगा उसे कहा जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, फटाफट से देखना। ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप। किसको? इसोफेगस को। इट लीड्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसोफेगस हैज हाईली मस्कुलर वॉल, नो डाइजेशन अकर। यहां पे क्या होगा? किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होगा। द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाएगा इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड जो होगा वो क्या होगा? हमारे फूड को आगे पुश करता हुआ आगे तक लेके जाएगा, ताकि हमारा फूड कहां पे आ जाए? हमारे स्टमक में आ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखिए एक बार। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फूड है कहां आ चुका है बेटा? एक जे शेप्ड होती है जिसे कहा जाता है स्टमक, ठीक है। एक जे शेप होती है, कहने का मतलब जो स्टमक की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जे शेप होती है, ठीक है। कैसी होती है बेटा? जे शेप होती है। देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। अरे हाईली एसिडिक इसलिए होता है ताकि यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में आ जाए? एक्टिव फॉर्म में आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारा जो फूड है कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसे कहा जाता है ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट इज नोन एज जेजोनम, थर्ड पार्ट इज इलियम, ओके। अब यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में 2 ग्लैंड्स आकर के अटैच होती हैं, और दोनों ग्लैंड्स के साथ में जो सिक्रेशन होगा, कहने का मतलब लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पैनक्रियाज की हम बात करें तो पैनक्रियाज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज का सिक्रेशन करेगा। ये दोनों के दोनों सिक्रेशन जो होते हैं वो ड्यूडेनम में आकर के मिल जाएंगे, ताकि जो स्टमक का हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है वो आगे जाकर के एल्कलाइन हो जाए। सिंपल सी बात है। अदरवाइज क्या होगा? हमारे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमारा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहां आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन from where the undigested food material is passed to anus through rectum. It is divided into 3 parts जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सीकम क्या होगा, कोलोन क्या होगा, और रेक्टम क्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
अब हम बात करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ने अपना अपना काम कर दिया, लेकिन अब हमें यह देखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। फटाफट से देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास में जो सबसे पहले आता है वो है सिलेवरी ग्लैंड। क्या है बेटा? सिलेवरी ग्लैंड। और सिलेवरी ग्लैंड के 3 टाइप में आप लोगों को बता चुका हूं, कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर 3 पेयर में प्रेजेंट होती है। मैं कहने का मतलब ये है कि टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? टोटल मिलाकर के 6। टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगी। और आप लोग जानते हो कि जो हमारे माउथ के अंदर जो वोटरी सब्सटेंस है वो किसकी वजह से है? सिलेवरी ग्लैंड की वजह से है। तो फटाफट से हम देखते हैं, 3 पेयर of salivary glands are found in buccal cavity. The salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. The human saliva contain enzyme जिसे कहा जाएगा salivary amylase या टाइलिन। सिलेवरी अमाइलेज भी कहा जा सकता है या टाइलिन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो टाइलिन होगा ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है और किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? फूड को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, कहने का मतलब यह है कि देखिए यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? सिंपलर शुगर सच इज माल्टोज। ओके, कहने का मतलब यह है कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ केविटी। द डाइजेस्टिव फंक्शंस ऑफ सलाइवा इंक्लूड, आप लोगों को पता है हमारे जो मॉइस्चरिंग की अगर अपन बात करें या फिर हम बात करें कि जो फूड है उसको किस फॉर्म में लेकर के आना है? बोलस की फॉर्म में लेकर के आना है। भाई अभी तो फूड हमारा माउथ के अंदर ही ना, हमारे मुंह के अंदर ही है। सिंपल सी बात है, हमारे माउथ के अंदर है। अभी वो बोलस की फॉर्म में नहीं आया। जब बोलस की फॉर्म में आ जाएगा तो कहां आ जाएगा? इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाएगा। ये होता है हमारे सिलेवरी ग्लैंड का काम। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो काम होता है, 3 तरह के सिक्रेशंस होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन और थर्ड होता है म्यूकस। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम के बाद में हम बात करें एंजाइम पेप्सिन, ये जो होगा ये हमारे स्टमक में होता तो है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो हम स्टमक की जो वॉल होती है वहां पर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। और पेप्सिनोजन जो होता है वो कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में लेकर के आना होगा। तो एक्टिव फॉर्म में लाने का जो काम करता है वो करता है एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम क्या करेगा? इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो HCl है इसकी वजह से हमारे फूड का हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो हाईली एसिडिक हो चुका है। और हाईली एसिडिक हो गया है, दैट मींस कोई ना कोई डैमेजेस आ सकते हैं। तो उस डैमेजेस से प्रिवेंट करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो काम होगा वो किसका होगा? म्यूकस का होगा। द म्यूकस हेल्प्स प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। thus the protein digestion begin in the stomach। क्लियर है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्टमक का पूरा पार्ट नजर आ रहा होगा, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस। और ये जो है इसोफेगस का पार्ट है, इसोफेगस कहा जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है पायरोलस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे कहा जाता है ड्यूडिनम। और जो स्टमक की वॉल होती है वो 4 टाइप के लेयर से मिलकर के बनी होती है: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर एंड सीरोसा। क्लियर हो गया? और हमारा जो फूड होता है स्टमक में कितने घंटे तक रहेगा? 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे तक हमारा फूड हमारे स्टमक के अंदर रहेगा। ओके, चले आगे। सिलेवरी ग्लैंड हो चुका है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शंस, यानी कि फंक्शन ऑफ HCl। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ करके आए हैं, हमने ये डायग्राम पहले भी देख लिया है। ठीक है,
it activates the enzyme pepsinogen into pepsin that help in the digestion of protein. बिल्कुल करेक्ट है. Kills the bacteria enter the stomach with food. भाई ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझ के कोई बैक्टीरिया वगैरह ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए फिर भी हमारे फूड के साथ में आ जाए तो उसको किल करने का काम किसका होगा? HCl का होगा. ओके, क्लियर हो गया है? आगे बढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज लीवर. देखिए लीवर की अपन बात करते हैं, और लीवर जो करता है क्या काम करेगा बेटा? सीक्रेट्स बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, बाइल कंटेन बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट. बाइल जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम. बस हेल्प करता है किसमें? फैट के डाइजेशन में और एल्कलाइन मीडियम बनाने में. जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, हमारा लीवर है. ओके, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है ये लेफ्ट वाला साइड है, और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा राइट वाला. अब यहाँ पे आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसे कहा जाएगा गोल ब्लैडर. और गोल ब्लैडर जो होता है वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू क्या करेगा? बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा. कहां पे? ड्यूडिनम में. सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है. कहां पे? ड्यूडिनम में. और ड्यूडिनम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. और ये हमारी जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट है. क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट. कहने का मतलब ये है कि एक बार बताओ, जो डक्ट लेफ्ट वाले लोब में जाएगी उसे कहा जाएगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और जो डक्ट राइट वाले लोब में जाएगी उसे कहा जाएगा राइट हेपेटिक डक्ट. अब दोनों मिलकर के जहां पे आ जाएंगी उसे कहा जाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट. ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं. ओके, और आपको लीवर के साथ में स्टमक की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी. नीचे पायरोलस हम पहले देख चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम लोग देख चुके हैं, है ना. चलें आगे बढ़े. ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, बलून लाइक, इसे कहा जाता है गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर के अंदर ही स्टोर होता है हमारा बाइल जूस. आगे बढ़ते हैं, लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. तो लीवर क्या करेगा? मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक अमाइलेज कैन एक्ट ऑन इट. बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड into small globules, making it easy for the enzyme to act and digest them. हेल्प कर रहा है फैट के डाइजेशन. लीवर का फंक्शन ऑफ बाइल आपको क्लियर हो गया होगा. चलें आगे. नेक्स्ट पैनक्रियाज देखिए फटाफट से. पैनक्रियाज जो होती है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, है ना. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा हेड ऑफ पैनक्रियाज, ये वाला जो पार्ट होगा. और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा टेल ऑफ पैनक्रियाज. ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा बॉडी ऑफ पैनक्रियाज. और पैनक्रियाज जो होगा वो डोडिनम के साथ में जुड़ा हुआ है. देख लीजिए आप लोग यहाँ पे नजर आ रहा होगा. ओके, और जिस डक्ट के थ्रू जो अमाइलेज है, जो सिक्रेशंस हैं वो जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा पैनक्रिएटिक डक्ट. क्या कहा जाएगा? पैनक्रिएटिक डक्ट कहा जाएगा. ओके, ऊपर लीवर है हमारे. लीवर के साथ में गोल ब्लैडर आपको नजर आ रहा होगा, सिस्टिक डक्ट नजर आ रही होगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट भी आपको नजर आ रही होगी, है ना. अब आगे बढ़ते हैं. पैनक्रियाज की अगर अपन बात करें, जो हमारे स्टमक, इट लाइज पैरेलल टू द बिलो द स्टमक, मतलब पीछे वाली साइड में. It secrete pancreatic juice into small intestine. Pancreas secretes pancreatic juice which contain digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase. The enzyme amylase breaks down the starch. The enzyme trypsin digests the protein and enzyme lipase breaks down the emulsified fat. कहने का मतलब चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, तीनों का डाइजेशन हो रहा है ना. Besides these enzymes, pancreas also secretes two hormones, insulin and glucagon.
so it has both exocrine as well as endocrine function. Both bile and pancreatic juice are released into the duodenum by a common duct. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फटाफट से देखो यहां में आपको नजर आ रहा होगा जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें कहा जाता है सकस एंट्राइकस। क्या कहा जाएगा, या आप सुकोस भी बोल सकते हो या सकस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सकस एंट्राइकस कहा जाएगा एंड म्यूकस, और ये क्या करेंगे फ्रॉम द स्टमक एंड पार्शियली डाइजेस्ट द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तो हमारे फूड का डाइजेशन होगा ना बेटा, और हमारा जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने टाइम तक रहेगा, 7 से 8 घंटे तक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। कहने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म आप लोग जानते हो ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की एमिनो एसिड, फैट की हम बात करें फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ठीक है। हमारे फूड का डाइजेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होगा। क्लियर। असिमिलेशन की अगर अपन बात करते हैं, एक बार बताओ मुझे आप लोग, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स वेयर इट बिकम्स असिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक क्या पहुंच चुकी है, एनर्जी पहुंच चुकी है। और ये जो एनर्जी होगी ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। डाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एक बार बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारा फूड सिग्मोइड से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ हमारा फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, सो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड। क्लियर है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।